I am CSP Aisha Majid. I qualified CSS in 2021 and got allocated into Foreign Service of Pakistan. And then I qualified CSS again in 2022. आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी, which is a mixture of failure as well as success. और मेरे ख्याल में मेरी जर्नी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जहां एक तरफ CSS एस्पायरेंट्स को इस बात का शौक होता है कि उन्होंने CSS देना और क्वालिफाई करना है, दूसरी तरफ उनको इस बात का डर भी होता है कि अगर फेल हो जाए तो क्या होगा। और मेरी पूरी जर्नी में ये सब चीजें हैं जो आपको आज देखने को मिलेंगी। एज फार एज माई जर्नी इज कंसर्न, तो मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी इन 2019 और मैंने ये सोचा कि मैं 2020 की अटेम्प्ट दूंगी एंड दैट वाज गोइंग टू बी माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैंने तैयारी शुरू की, लेकिन हुआ ये कि मैंने बीच में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट इस तरह का सिलेक्ट कर लिया कि मैंने वो अटेम्प्ट फेल कर दी। यहाँ से एक लेसन सीखने को मिलता है कि आपने जब अपनी CSS की तैयारी शुरू करनी है तो आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को बहुत वाइजली चूज करना है। इस बारे में थोड़ी देर आगे चल के भी मैं बात करूंगी। Anyway, जो बात मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर बनी, और यही बात मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी जो एक मरतबा CSS फेल कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि अब अगर दोबारा देना है, या फिर 2 मरतबा CSS फेल कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि अब दोबारा देना है, तो उनको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। जब मैंने CSS की पहली अटेम्प्ट फेल की तो मैंने उन चीज़ों पे फोकस रखा जो मेरे सब्जेक्ट्स पास हुए थे, और क्योंकि मैं 11 सब्जेक्ट्स पास कर चुकी थी और उसमें सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर ये था कि मेरा एसए और प्रेसी दोनों सब्जेक्ट्स पास थे जो कि सबसे ज़्यादा लीथल सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, तो मेरे लिए वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर बना। तो अगर आप भी CSS में फेलियर फेस करते हैं तो आप उस चीज़ पे फोकस रखें कि अगर आपके 2, 3 या 4 सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए हैं तो इसका मतलब है आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। खैर, मैंने फिर CSS 2021 की अटेम्प्ट दी with this motivation कि if I can pass essay and pressy and all the other subjects I can qualify it. जब CSS 2021 दिया, अल्हम्दुलिल्लाह with the blessings of Almighty Allah I got allocated into Foreign Service of Pakistan. फिर मैंने ये सोचा कि 2 अटेम्प्ट्स क्योंकि मैंने पास कर लिया और उसमें एसे प्रेसी भी पास कर लिया है, तो क्यों ना मैं एक दफ़ा फिर से अटेम्प्ट दे के देखूँ कि एसे और प्रेसी की जो टिप्स और ट्रिक्स मैं अप्लाई कर रही हूँ क्या वो तीसरी मरतबा भी अप्लाई होंगी। तो मैंने CSS 2022 भी दे दिया एंड आई क्वालिफाइड इट अगैन। लेकिन मैंने इंटरव्यू ना देने का फैसला किया क्योंकि मैं सीट वेस्ट करके किसी और का हक नहीं लेना चाहती थी एंड आई वाज वेरी हैप्पी इन फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। एज फार एज माय एजुकेशनल बैकग्राउंड इज कंसर्न, आई हैव डन मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम हजारा यूनिवर्सिटी मानसेरा, एंड मानसेरा इज वेयर आई बिलोंग फ्रॉम। वेल दैट मीन्स के मेरा डोमिसाइल खैबर पख्तूनख्वा का बनता है, तो थोड़ी सी बात डोमिसाइल्स पे कर लेते हैं क्योंकि कुछ एस्पायरेंट्स को इस चीज़ का भी अंदाजा नहीं होता कि उनका कॉम्पिटिशन बेसिकली CSS में होता किसके साथ है। उनको ये लग रहा होता है कि उनका कंपटीशन ओवरऑल सबके साथ है जो पाकिस्तान से लोग आके CSS देते हैं, हालांकि इस तरह से नहीं है। CSS में सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है एज पर योर प्रोविंसेस। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का सिंध के लोगों के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, सिंध के लोगों का बलूचिस्तान के लोगों के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, पंजाब के लोगों का इन तीनों सूबों के लोगों के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। तो सीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं एज पर योर कोटा। आपने ये करना होता है कि 600 प्लस मार्क्स लेने होते हैं, एंड इफ यू बिलोंग टू बलूचिस्तान 600 मार्क्स लेके एलोकेशन हासिल करना इज वेरी ईजी। इफ यू बिलोंग टू सिंध तो उससे थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आसान होता है। खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में आके कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो आपको 600 प्लस मार्क्स थोड़े से एडिशनल मार्क्स लेने होते हैं इन ऑर्डर टू गेट एलोकेशन। एक चीज़ और मैं आपको बताती चलूँ कि जब मैंने अपने CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो जब आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे आपको भी ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी कि जैसे जैसे आप तैयारी कर रहे होते हैं, और 12 सब्जेक्ट्स से जाहिर सी बात है आपको बहुत सारा टाइम स्टडी को देना होता है, तो बीच में बहुत दफ़ा ऐसा होता है यू वांट टू गिव अप, आप छोड़ देना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि इसको छोड़ के कोई और काम कर लूँ, किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर लूँ, CSS की प्रिपरेशन नहीं हो रही, मुश्किल है। तो ऑब्वियसली आप अपने लिए कोई मोटिवेटिंग फैक्टर ढूंढते हैं। मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर ये था कि जब मैंने 2019 में CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो जो चीज़ मैं खुद पढ़ा करती थी मैंने उसी चीज़ की वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करना स्टार्ट कर दी, और दैट इज फ्रॉम वेयर लर्न टू लीड विद आयशा बिगैन। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये चैनल देखा होगा और इसकी वीडियोस भी देखी होंगी। मैंने ये करना शुरू किया कि मैंने वो वीडियोस बनाना शुरू की जो कि लोगों को पसंद आती थी, और लोग कमेंट्स करके ये कहा करते थे कि मजीद वीडियोस बनाएं। उससे मैं मोटिवेट होती थी, मैं मजीद चीज़ें पढ़ती थी और मैं वीडियोस अपलोड करती थी, विच हेल्प पीपल अ लॉट। और बहुत सारे लोगों ने उन वीडियोस से बेनिफिट हासिल करके भी CSS क्वालिफाई किया है, एंड विच इज़ आई थिंक अ लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम माई साइड टू द सोसाइटी। एनीवे, जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया और जब मैंने ये चीज़ भी रियलाइज़ कर ली कि मैंने तीनों अटेम्प्ट्स में CSS एसे और प्रेसी पास किया है, तो I decided that there are some tips and tricks which I have जो मैं लोगों के साथ आगे शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों बहुत लीथल सब्जेक्ट्स हैं और इनमें लोगों को राइट गाइडेंस देने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि इन सब्जेक्ट्स से लोगों को डराया जाए। इसलिए I started a platform, the Leader CSS Academy LCA, जहाँ पे मैं इस चीज़ के लिए डिटर्मिन्ड थी कि स्टूडेंट्स को क्वालिटी प्रोवाइड की जाए, ये ना सोचा जाए कि इसको एज अ बिजनेस लेके चला जाए। सो द लीडर CSS Academy इज हियर फॉर यू टू हेल्प यू आउट विद योर CSS प्रिपरेशन इफ यू वांट।
अब कुछ बात इस बारे में कर लेते हैं कि CSS में 98% ऑफ द एस्पायरेंट्स फेल क्यों होते हैं और सिर्फ 1.8 या 2% रेशियो क्यों होता है पास करने का। और अब आप सबको ये बात पता भी है कि मोस्टली लोग ऐसे या प्रेसी के पेपर में फेल होते हैं, यही दो पेपर्स टारगेट किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और क्योंकि मैंने ऐसे और प्रेसी तीनों मरतबा पास किया था, तो आई थिंक आई हैव द आंसर टू दिस क्वेश्चन। वो आंसर ये है कि देखिए, CSS इंग्लिश एसए में 4 चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पे एग्जामिनर आपको पास या फेल करने का फैसला करता है। उसमें सबसे पहली चीज़ है स्ट्रक्चर, दूसरी चीज़ है कोहेरेंस एंड कोहेजन, तीसरी चीज़ है लैंग्वेज और चौथी चीज़ है कंटेंट। अगर आपने इन चारों चीज़ों पे काम किया हुआ है तो आपका ऐसे कभी भी फेल नहीं होगा। अब मसला ये होता है कि स्टूडेंट स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं से सीख लेते हैं, कोहेरेंस कोहेजन का भी उनको कहीं ना कहीं बता दिया जाता है, उनको पता चल जाता है, कंटेंट भी वो कहीं ना कहीं से पढ़ के चले ही जाते हैं। जहाँ मसला आता है वो लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज में देखें, जब CSS के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने BA क्वालिफाइड होना है तो आप एलिजिबल हो CSS देने के लिए। इसका मतलब है कि आपको BA लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन वो इंग्लिश करेक्ट इंग्लिश होनी चाहिए। आपसे CSS में ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपको कोई बहुत मोटे मोटे जार्गन्स पता हो, आपने कोई बहुत फ्लावरी लैंग्वेज यूज करनी है, नहीं। यू हैव टू कीप योर लैंग्वेज सिंपल, वो ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर के एरर्स नहीं होने चाहिए, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आप इंश्योर करते हैं कि आपके CSS इंग्लिश एसए में हैं, और क्योंकि यही सब चीज़ें आपके प्रेसी के सिलेबस में भी हैं और प्रेसी लिखते हुए भी यही सब चीज़ें काउंट करती हैं, तो अगर आपने इन चीज़ों पे मेहनत की हुई है तो आपका एसए और प्रेसी दोनों पेपर्स पास होंगे, वो फेल नहीं होंगे। मसला ये होता है कि एस्पायरेंट्स इन दोनों पेपर्स को एंड तक के लिए छोड़ देते हैं और जिन सब्जेक्ट्स का उनके पास मटेरियल अवेलेबल होता है उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसमें ये होता है कि इन दी एंड जब एसए और प्रेसी की तैयारी का इतना टाइम भी नहीं रहता, एग्जाम प्रेशर भी बढ़ जाता है क्योंकि पेपर्स करीब आ रहे होते हैं, तो वो ड्यू टाइम नहीं दे पाते एसए और प्रेसी की तैयारी को। तो मेरे ख्याल में एस्पायरेंट्स को ये करना चाहिए कि सबसे पहले उनको कुछ भी इंग्लिश में कोई एक पैराग्राफ, कोई आउटलाइन वगैरह बना के किसी से चेक करवानी चाहिए, किसी ऐसे शख्स से जिसने ऑलरेडी CSS क्वालिफाई किया हो। वो कोई भी हो सकता है, आपके सोशल सर्कल में कोई भी हो सकता है। आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी राइटिंग में क्या डेफिशिएंसीज हैं और क्या आपको उसको ग्रामेटिकली इंप्रूव करने की ज़रूरत है या आपको किसी और तरीके से उसको इंप्रूव करने की ज़रूरत है, स्ट्रक्चर वाइज या जो भी। जब आपको अपनी वीकनेसेस का पता चल जाएगा तो फिर आप उसको बेहतर कर सकते हैं। वो एस्पायरेंट्स, क्योंकि मुझसे बहुत सारे एस्पायरेंट्स ये चीज़ भी पूछते हैं कि उनकी इंग्लिश वीक है, उनको क्या करना चाहिए, तो मैं 1-2 बुक्स रिकमेंड कर लेती हूँ जो कि इंग्लिश ग्रामर को बेहतर करने के लिए आपको बहुत फ़ायदा देंगी। उनमें से एक है रेमंड मर्फी की इंग्लिश ग्रामर की बुक और दूसरी है ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर बाय जॉन ईस्टवुड। अगर आप इन दोनों में से कोई भी बुक कंसल्ट करें तो आपको इंग्लिश ग्रामर बेहतर करने में बहुत फ़ायदा होगा।